गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक विज्ञान के विषय से जुड़ा हुआ एक नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित विषय को हम लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप थोड़ी बहुत भी विज्ञान में रुचि रखते होंगे तो ये आपको पसंद आएगा। थोड़ी सी टाइम निकाल करके इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और इसका टॉपिक का नाम है थ्री पेरेंट बेबी। यानी कि अभी तक से हम लोग ये समझते आए हैं या जानते आए हैं कि किसी भी संतान के दो पेरेंट होते हैं, एक माता एक पिता, यानी एक फादर एक मदर। लेकिन हमारा टॉपिक है थ्री पेरेंट बेबी, यानी कि एक बच्चे का तीन पेरेंट। तो क्या तीन पेरेंट में दो पिता एक माता या दो माता एक पिता की बात कर रहे हैं? हाँ, हम दो माता और एक पिता की बात कर रहे हैं। ये दरअसल विज्ञान की एक नवीन अनुसंधान है जो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक विज्ञान का एक अच्छी उपलब्धि है। एक नवीन अनुसंधान है, खोज है, जिससे मानव जाति का कल्याण होने वाला है। विशेष करके ऐसी दंपति के लिए या ऐसे कपल्स के लिए या ऐसे फैमिली के लिए जिनके बच्चे बीमार या जो जन्मजात बीमार से या आनुवांशिक बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं, ऐसे लोगों के बीमारियों के इलाज में या एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति में आप कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर की तरह है कि एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। तो हमारा टॉपिक है थ्री पेरेंट बेबी, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। थ्री पेरेंट बेबी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तीन पेरेंट है, एक पिता है, एक माता है और दूसरी माता है। अभी तक से हम लोग क्या समझते हैं या सामान्यतः तो सभी लोग यही जानते हैं कि कोई भी संतान की उत्पत्ति फादर और मदर के से होता है। यानी कि फादर के स्पर्म सेल और मदर का एग सेल, अंडाणु और पिता के स्पर्म से मिलने से उसका जाइगोट बनता है, फ्यूजन से जाइगोट बनता है और उस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो या भ्रूण के निर्माण होता है। यानी कि मदर और फादर के दोनों दो सेल, आप स्पर्म सेल और एग सेल, इन दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है और जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होता है गर्भाशय में। फैलोपियन ट्यूब में ये होता है, फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद फैलोपियन ट्यूब यानी गर्भ नली में फ्यूजन होता है और उसके बाद गर्भाशय में वो एम्ब्रियो के रूप में या आप कह सकते हैं भ्रूण के रूप में विकसित होता है। अभी तक से सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं, लेकिन इस तकनीक में हम लोग कुछ नवीन बातें करने वाले हैं। उससे पहले हमको थोड़ी सी सेल के बारे में जानना चाहिए। इसको हिंदी में कोशिका कहा जाता है। कोशिका को आपको समझना चाहिए कि कोशिका होता क्या है। दरअसल कोशिका वो लिविंग यूनिट होता है, या एक तरह से कह दीजिए कि वो जीवित इकाई होता है जिससे पूरे शरीर का, पूरे जीव का निर्माण होता है। सपोज ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक धूल के कण को मिला करके, एक धूल के कण और हजारों लाखों करोड़ों अरबों धूल के कण को मिला करके हम मिट्टी का निर्माण करते हैं या मिट्टी बनते हुए देखते हैं। उसी तरह से फिर उस मिट्टी को मिला करके हम ईंट बनाते हैं और फिर उस ईंट से बड़े बड़े इमारतें खड़ी करते हैं। तो सेल भी या कोशिका भी कुछ इसी तरह से यूनिट के रूप में होता है। यानी कि पूरा आपका मानव शरीर इसी सेल से बनता है और ये सेल कई सेलों के मिल करके टिश्यू बनता है, यानी उत्तक बनता है, और इस कई उत्तक से मिला करके अंग बनता है। शरीर के अंग, हाथ पैर गोड़ नाक मुंह जो भी है वो सब इसी से, यानी कि एक तरह से कार्यात्मक इकाई या लिविंग यूनिट कहा जाए जीवन का। जो भी चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मैन हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, जितने भी जीवित जगत है जिसमें जान है, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो या फिर मानव हो, कोई भी हो, सब सेल से ही बना होता है। यानी कि कोशिका से ही बना होता है। कोशिका वो यूनिट होता है, लिविंग यूनिट, जिसमें शरीर की सारी क्रियात्मक इकाई संपन्न होती है। और वही कई सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, और कई उत्तक मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, यानी शरीर के अंग बनाते हैं। और कई शरीर के सभी अंगों को मिला करके एक निर्माण होता है, मानव का हो, जीव का हो या प्लांट का हो। यानी कोशिका हर एक जगह पाया जाता है। तो कोशिका ये जो है थ्री पेरेंट बेबी, ये कोशिका का ही खेल है कि हम लोग कोशिका यानी सेल में कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोशिका में मान लीजिए ये सेल है, एक यूनिट है,
आप मिट्टी के कण को समझ लीजिए, एक मिट्टी का कण है, उसी मिट्टी के असंख्य कणों को मिलाकर के हम मिट्टी को बनते हुए देखते हैं, मिट्टी हो जाता है। वही मिट्टी को मिलाकर के हम ईंट बनाते हैं। तो इसको एक कण समझ लीजिए, मान लीजिए एक यूनिट है, एक एटम है या कण, आप इसको समझ लीजिए। अब इसमें कई अंग होते हैं, छोटे 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 छोटे। याद रखना है कि ये कोशिका का आकार कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है। इसको खोजा है 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा था कोशिका को, और इसका साइज 0.001 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर या 0.1 माइक्रोन से लेकर के सबसे छोटा कोशिका होता है, और सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो 175 मिलीमीटर का होता है। यानी कि इतना छोटा होता है कि आप इसको देख ही नहीं सकते हैं। और उस छोटी सी कोशिका में इतना आप कह सकते हैं कि इतना कुछ होता है, इतना बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है, जैविक तंत्र होता है कि जिसको हम और आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। सुई के नोक के बराबर होता है उस आकार का, उसमें भी कई रचनाएं होती है। तो इतनी छोटी कोशिका से में हम लोग चेंज करके, परिवर्तन करके 3 बेबी पेरेंट को देखने वाले हैं। तो इस कोशिका में कई अंग होते हैं। अब सोचिए, उस सुई के नोक के बराबर कोशिका में कई ऑर्गन होते हैं या सिस्टम होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण अंग का नाम जान लीजिए। तो इसमें एक होता है केंद्रक, केंद्रक कहा जाता है, जिसको न्यूक्लियस भी कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है न्यूक्लियस, कुछ महत्वपूर्ण उसके अंदर का पार्ट के बारे में हम जान लेते हैं ताकि हमको आगे समझने में आसानी हो। तो एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है। आपने जो कुछ भी भोजन किया, जो कुछ भी खाया, पाचन होने के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ही आता है, और वहीं से वो ऊर्जा के रूप में, एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है, और वही ऊर्जा फिर आपके पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है, जिससे आप चलते हैं, बोल सकते हैं, मतलब बॉडी के जितने भी एक्टिविटी के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे अगर आप 2 दिन नहीं खाएं तो आपकी ऊर्जा कम हो जाती है, थकान महसूस करने लगते हैं, आपके बदन में जान नहीं महसूस होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वही ऊर्जा बनाता है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्रिया, या हिंदी में इसको उपापचयी या चयापचयी क्रिया कहते हैं, वो इसी में संपन्न होता है। तो तीसरा ऑर्गन होता है गोल्जी काय। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो हम इसमें यूज करेंगे, उसी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेता है। तो एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्जी काय, चौथा होता है राइबोसोम, पांचवा होता है लाइसोसोम, एक और होता है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतः द्रवी जालिका उसको हिंदी में कहा जाता है। तो ये सारे ऑर्गन्स को मिला करके एक सेल बनता है, और इस तरह के कई सेल को मिला करके टिश्यू बनता है, ऊतक, और उस ऊतक को मिला करके ऑर्गन बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि यार मसल में पेन हो रहा है, हमारे मसल में खिंचाव हो गया है, यानी कि हमारे ऊतक में कहीं ना कहीं खिंचाव हो गया है, इसीलिए हमको दर्द हो रहा है। तो सेल इतनी छोटी इकाई है जो माइक्रोन लेवल पे, यानी कि 0.011 मिलीमीटर का आकार का होता है। उस यूनिट पे जा करके हम लोग कुछ छेड़छाड़ करके एक नवीन संतान या स्वस्थ संतान की पैदाइश करते हैं या जन्म देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये हुआ सेल के बारे में कि सेल में ये चीज होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, कौन सा हम लोग तकनीक लगाते हैं कि हमारा बच्चा या संतान हेल्दी पैदा होता है। हम शुरू में ही बताए थे कि मदर और फादर के मिलने से इसका एग यानी अंडाणु और इनका स्पर्म मिलने से इनका दोनों का फ्यूजन होता है। कहाँ पे? तो फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में, गर्भ नली में, और फ्यूजन होने के बाद दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद वो चले जाता है गर्भाशय में, गर्भाशय में जाकर के स्टोर होता है, और वहां पे भ्रूण के रूप में, बच्चे के रूप में, भ्रूण के रूप में आप समझ लीजिए कि एक तरह से बच्चे के या शिशु के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था गर्भाशय में होता है। तो आपको अब इसकी विज्ञान को थोड़ा समझना होगा कि होता कैसे है। तो दरअसल जब भी कोई मनुष्य का स्पर्म और वुमेन का या फीमेल का एग आपस में मिलता है, तो इस स्पर्म में भी कई सेल होते हैं। स्पर्म भी अपने आप में सेल है, उसके अंदर भी कोशिका होता है। तो कोशिका, जो स्पर्म का कोशिका है,
इसकी कोशिका, स्पर्म कोशिका, मान लीजिए आप ऐसे चित्र बना लीजिए और इसको हम एक कोशिका मान लिए, तो इस कोशिका में भी वो सारे अंग होंगे जो अभी सेल में हम लोग देखे थे। और जो एग है महिला का, उसका भी जो एग सेल है उसमें भी स्पर्म होता है, सॉरी उसमें भी सेल होता है, एग में भी सेल होता है। यानी कि कोई भी मानव शरीर का कोई भी अंग है वो सब के सब सेल से बना हुआ है। आपका बाल में भी सेल है, आपका खून में भी सेल है, आपकी चमड़ी में भी सेल है, आपके लार में भी सेल है, हर एक चीज में सेल है। उन्हीं सेलों से वो सब कुछ बना है। तो जो एग सेल है और एक स्पर्म सेल, अब इन्हीं दोनों में हम लोग छेड़छाड़ करके अपने मनोवांछित संतान की प्राप्ति करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो होता क्या है कि मान लीजिए ये स्पर्म सेल है। अब स्पर्म सेल में स्पर्म सेल में वो सारे ऑर्गन्स है। सेल के अंदर जो जो होता है, गोल्जी का है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वो सब कुछ है। इसी तरह से एक सेल में भी वो सारा कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का है, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, वो सब कुछ है। तब होता क्या है कि जब भी ये दोनों मिलता है, स्पर्म और एग, तो इन्हीं दोनों को मिला करके इनका फ्यूजन होता है, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये जाइगोट बनता है। उस फ्यूजन को हम जाइगोट कहते हैं और जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है। भ्रूण यानी कि बच्चे का, शिशु का प्रारंभिक अवस्था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पिता का जो सेल होता है, स्पर्म सेल, इसमें से न्यूक्लियस निकल करके, जो हम लोग अभी न्यूक्लियस की बात किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये न्यूक्लियस ही सिर्फ एग में आता है। यानी कि ये न्यूक्लियस जो है इस एग में प्रवेश करेगा। ये वो फीमेल का एग है, ये मैन का स्पर्म है। अब इसमें से न्यूक्लियस निकल करके ही इसमें आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बाकी सारा कुछ बाहर ही खत्म हो जाता है, बाहर निकल जाता है, वो छूट जाता है। बाकी जितने भी स्पर्म सेल के यूनिट थे वो सब के सब पीछे छूट गए। सिर्फ और सिर्फ यही न्यूक्लियस मेल का यहाँ पे चले आता है। अब पहले से भी यहाँ पे न्यूक्लियस है, मादा का जो फीमेल का जो एक सेल था उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। याद रखना है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया था। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम कुछ भी नहीं आया, सिर्फ क्या आया? न्यूक्लियस। और यहाँ पे ऑलरेडी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे। अब यही सेल मिल करके चले जाता है गर्भ में। ये कंप्लीट हो गया, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद वो भ्रूण बन जाएगा। अब होता क्या है? अब सेल के न्यूक्लियस में कुछ चीज पाया जाता है जो आनुवांशिक चीजों को कैरी करता है। क्या होता है? आगे देखिए। अब सपोज कर लीजिए कि एक सेल है, ये एक सेल है, एक कोशिका है। इसमें एक न्यूक्लियस फादर के तरफ से आ गया, ये न्यूक्लियस फादर के तरफ से आ गया। मदर का न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम लोग बताया था कि वो पावर हाउस है, जहाँ पे भोजन का उपापाचय, या आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक क्रिया होते हैं, जहाँ पे ऊर्जा बनता है। पची हुई भोजन का ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है, और वही ऊर्जा फिर इसी माइटोकॉन्ड्रिया से पूरे शरीर में जाता है। या आप समझ सकती हैं कि ये वही जगह है, किचन की तरह है, जहाँ पे खाना बनता है, या वही जगह है जहाँ से बिजली उत्पादन होता है, और फिर यहीं से बिजली चारों तरफ सप्लाई होता है। तो एक सेल का माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेल का न्यूक्लियस और फादर का न्यूक्लियस, इन्हीं को मिला करके बन करके आगे बच्चा भ्रूण के रूप में कन्वर्ट होता है। अब होता क्या है कि ये न्यूक्लियस में कई, ये जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, एक अंग है सेल का, जिसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि इसको कंट्रोल रूम की तरह भी कहा जाता है। ये नियंत्रण कक्ष की तरह भी है, हिंदी में नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष। न्यूक्लियस को नियंत्रण कक्ष भी कहा जाता है। इसको जहां पावर हाउस कहा जाता है, वही इसको न्यूक्लियर कंट्रोल रूम कहा जाता है। यानी कि सेल के अंदर जितने भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होगा, जैविक रासायनिक क्रिया होगा, वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। जो भी बायोकेमिकल एक्टिविटी होगा सेल के अंदर, जो बायोकेमिकल एक्टिविटी सेल के अंदर होगा, वही फिर आगे भी होगा, क्योंकि सेल जो जो करेगा वही फिर टिश्यू में कन्वर्ट होगा, वही फिर बॉडी के ऑर्गन के रूप में या कंप्लीट बॉडी बनेगा। तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ खराबी हो गया तो स्वाभाविक है कि आप अस्वस्थ या अनहेल्दी पैदा होंगे और आपका जीवन भर किसी ना किसी तरह के बीमारी से ग्रसित होंगे। कौन कौन से बीमारी से ग्रसित होंगे वो हम आगे बात करेंगे।
तो होता क्या है कि ये दो न्यूक्लियस एक माइटोकॉन्ड्रिया से मिल करके भ्रूण बन जाता है, यानी कि एक सेल के से जाइगोट और जाइगोट से फिर आपका एम्ब्रॉय बन जाता है। अब होता क्या है कि ये न्यूक्लियस में कुछ एक क्रोमैटिक जाल होता है। अब मान लो अब थोड़ा सा अब हम लोग ये सेल से अब हम लोग बाहर निकलते हैं और इसको देखते हैं कि इसके अंदर में क्या होता है। इसके अंदर का खजाना और इसके अंदर के खजाना को समझ लेंगे तो फिर हमको पूरा वो बायोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो न्यूक्लियस में मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, सेल का एक ऑर्गन, एक छोटा सा पॉइंट है, या एक तरह से कह लीजिए कि ये वो कंट्रोल रूम है, चेंबर है। जैसे आपके घर में घर है, आपके घर में कई रूम है, हर एक रूम का अलग अलग काम है। एक किचन रूम है तो किचन रूम को माइटोकॉन्ड्रिया समझ लीजिए। जो आपका डाइनिंग रूम है, जहाँ से पूरे परिवार के गार्जियन बैठ करके, आपके माता पिता या दादा दादी बैठ करके पूरे परिवार को कंट्रोल करते हैं, तो ये डाइनिंग रूम इसको समझ लीजिए। तो ये डाइनिंग रूम उसी घर में है। घर को सेल समझिए, कोशिका समझिए, और कोशिका के कई अंग हैं। जैसे अलग अलग रूम है, अलग अलग रूम का अलग अलग काम है, उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, सबका अलग अलग पेशा है। उसी तरह से सेल में भी कई अलग अलग रूम है। उसी रूम में एक रूम है न्यूक्लियस का, जिसको हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। तो उसमें कई छोटे 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 और भी अंग होते हैं। उसी में एक होता है क्रोमोसोम। इस तरह से रचना होता है, ये रस्सी की तरह होता है क्रोमोसोम। इसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। इसका नाम से ही समझ लीजिए, इसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। यानी कि आपके अंदर क्या गुण होगा, आप काला होंगे, गोरे होंगे, लंबे होंगे, छोटे होंगे, मोटे होंगे, ये सारे के सारे गुणों का रहस्य इसी में छुपा होता है। और ये गुण कहाँ से आता है, माता और पिता से, क्योंकि ये न्यूक्लियस दोनों ही तरफ से आया है। एक पिता के स्पर्म से और माता के एग से, दो न्यूक्लियस आया है आपके पास। तो ये गुणसूत्र न्यूक्लियस में होता है, जो एक रस्सी के समान, धागे के समान जाल की तरह होता है। और जब दो सेल मिलता है तो सेल के मिलने के बाद सेल का डिवीजन होता है, बढ़ता है सेल, और वही बट करके अलग अलग कोशिका बनते जाता है और जुड़ते 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 एक पूरे बॉडी का निर्माण कर देता है। तो ये पूरे बॉडी में, मानव के बॉडी में हर एक सेल में 46 गुणसूत्र होता है। 46, 23 और 23, 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से दो गुणसूत्र एक माता के तरफ से, एक पिता के तरफ से, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र उसको कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र के रूप में डिवाइड किया जाता है। लिंग गुणसूत्र तो एक्स को कहा जाता है मेल और वाई को कहा जाता है फीमेल। अब याद रखना है कि ये गुणसूत्र ही डिसाइड करता है कि आप मेल होंगे कि फीमेल होंगे। कैसे डिसाइड करता है और क्या फायदा होता है, इससे क्या परिवर्तन होता है, वो देखते हैं। तो हमने ये देखा कि न्यूक्लियस में एक क्रोमोसोम होता है जो 46 होता है, एक रस्सी के धागे के समान होता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो ये बंट जाता है, बंट करके एक नया यूनिट सेल का बना लेता है। फिर वो सेल बंटेगा और एक नया यूनिट बना लेगा। इस तरह से सेल से जुड़ जुड़ करके टिश्यू बनेगा। तो ये 46 गुणसूत्र होता है, और इसमें 45 और 46 एक्स और वाई होता है, जिससे एक्स और वाई के मिलने से ही पता चलता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बेसिकली मेल के जो गुणसूत्र आता है, मेल के जो स्पर्म में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र होता है उसमें एक्स और वाई दोनों होता है। मेल के गुणसूत्र में जो न्यूक्लियस से आएगा उसमें एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र होता है। आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है ये मेल में पाया जाता है। और फीमेल का गुणसूत्र यानी कि उसका, महिला का अगर एक सेल आता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स गुणसूत्र ही पाया जाता है। जब भी अगर एक्स और वाई मिलेगा, तो अगर इन दोनों का मिलान हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा और इससे क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि दो तरह का गुणसूत्र होता है। तो जो मेल में होता है वो मेल में एक्स और वाई दोनों होता है, और फीमेल में सिर्फ एक्स और एक्स होता है। तो जब भी मेल और फीमेल का एक्स और वाई मिलेगा
तो ये बच्चा जो होगा मेल पैदा होगा, यानी लड़का पैदा होगा। और जब एक्स और एक्स मिल जाएगा तो लड़की पैदा होगी, गर्ल्स पैदा होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके लिए आप ही जिम्मेवार होते हैं कि आपका संतान लड़का होगा कि लड़की होगा। अब आप किसी महिला को नहीं कह सकते कि उसने लड़की जन्म दिया है, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी वही है, एक ही है जो दो अलग अलग रूप में है। एक्स के रूप में एक है, दूसरा भी एक्स के रूप में है। आप ही डिसाइड करते हो कि आपका लड़का होगा कि लड़की होगा। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम आगे आपका डिसाइड करता है कि आपका संतान कैसा होगा। तो ये जो गुणसूत्र है, यही गुणसूत्र आपका परिवार का, यानी आपके पिता का, आपके माता का गुणों को आप में लेकर के आता है। और इसी गुणसूत्र का छेड़छाड़ करके, यानी कि अगर मान लीजिए आपके माता पिता का अच्छा गुण है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो लंबे हैं, देखने में अच्छे हैं, नाक नक्शा अच्छा है, घने बाल हैं, आंख बड़े बड़े हैं, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो वो सारा गुण उसी एक्स और वाई से मिल करके आपके पास लड़का है तो उससे चले आएगा, एक्स मिल करके लड़की में चले आएगा अगर लड़की है तो ये गुणसूत्र में ही हम लोग छेड़छाड़ करके अपने स्वस्थ संतान की पैदा करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो ये गुणसूत्र समझ में आ गया। तो ये गुणसूत्र में भी कुछ बारीकियां हैं। उसमें क्या बारीकियां हैं, तो इस गुणसूत्र में होता है डीएनए। ये गुणसूत्र बेसिकली एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो ले करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले करके आता है। और ये गुणसूत्र जो होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। बेसिकली आपके बॉडी का जितना भी 90% बायोलॉजिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल आप कंस्ट्रक्शन या रचना, वो सब के सब प्रोटीन से बना होता है। बॉडी का ड्राइवर कहा जाता है प्रोटीन को। अगर आपसे पूछे कि हार्मोन क्या है तो कह दीजिए प्रोटीन है। आपसे पूछे एंजाइम क्या है तो कह दीजिए प्रोटीन है। 99% चीज प्रोटीन का ही बना हुआ है। तो ये भी क्रोमोसोम भी प्रोटीन का बना होता है। उसमें भी 3 तरह का प्रोटीन होता है। एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, HISTON हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा होता है डीएनए, और तीसरा कुछ अन्य प्रकार के भी आप कह सकते हैं प्रोटीन होता है। तो उसी क्रोमोसोम में जो डीएनए प्रोटीन होता है, वो डीएनए बड़ी ही गजब का चीज होता है, और वही डीएनए कैरी करता है। यानी कि जो आपका डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए भी एक प्रोटीन ही है। तो वही प्रोटीन आपका वो सारे कैरेक्टर को कैरी करके आपके माता पिता से लेकर के आता है। उसकी रचना कुछ इस प्रकार का सीढ़ी नुमा होता है। आप देख सकते हैं ये हर एक सेल में जो क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम में के अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए इस रस्सी नुमा, घूमती हुई रस्सी नुमा आकार का होता है। ये नाइट्रोजन बेस और फास्फेट बेस, ये भी एक प्रोटीन ही है, आप कह सकते हैं। तो इसमें जो संरचना ये दिख रहा है, जैसे आप सीढ़ी देखते हैं तो सीढ़ी में इस तरह से रचना लगी हुई होती है, एक पर रख के दूसरे पे रख के तीसरे पे रख, इस तरह से उसी तरह से डीएनए में भी कुछ इस तरह की रचनाएं होती है। और इसी डीएनए में वो खासियत होती है जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी कैरी करता है। जब भी आप कोई क्राइम करते हैं या जब भी आपकी पहचान की समस्या आती है कि आप कौन है, तो आपके डीएनए को निकाल करके कहीं से भी, आपका बाल है उसी में से उसका सेल निकालेंगे, बाल से सेल निकालेंगे, उसी सेल से उस डीएनए को निकालेंगे और आपके डीएनए को आपके माता पिता या आपके संबंधी से मैच करा लेंगे। पता चल जाएगा कि आप उनके हैं कि नहीं है। तो ये डीएनए आनुवांशिक चीजों को लेकर के आता है। जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे डीएनए का थोड़ा सा मैच अलग होता चला जाएगा। और याद रखना है कि ये जो संरचना है, ये सीढ़ी, ये नाइट्रोजन फास्फेट बेस होता है। ये सीढ़ी नाइट्रोजन और फास्फेट का बना होता है और ये भी एक तरह से प्रोटीन ही होता है। ये 4 तरह का होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। अभी इनका जो स्ट्रक्चर है, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ इस तरह से सीढ़ी बना होता है। और इसी सीढ़ी, इसी डीएनए में होता है जीन, वही जीन जो, जैसे आज हम लोग जीन सुनते हैं टर्म तो याद आ जाता है कि कुछ भी कर सकता है, जिन्नात, भूत। तो ये भूत की तरह है, कुछ भी कर सकता है। ये जीन असंख्य होते हैं। आप समझ सकते हैं, असंख्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि हर एक डीएनए में, आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के डीएनए में, मान लीजिए एक डीएनए है, तो उस डीएनए में 20,000 से 40,000 जीन होते हैं। और वो 40,000 जीन वो 40,000 जीन अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं।
और अलग अलग तरह के कैरेक्टर होता है। आपके अंदर आपके आंखों का कलर काला होगा कि भूरा होगा, आपके बालों का कलर काला होगा कि भूरा होगा, वो सब कुछ डिसाइड वही जीन करेगा। तो अलग अलग प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन बनाने से आपका बॉडी में अलग अलग तरह का हार्मोन बनते हैं, अलग अलग तरह का हार्मोन बनते हैं, अलग अलग तरह के एंजाइम बनते हैं, और फाइनली अलग अलग कैरेक्टर आप में दिखाई देता है। तो आज विज्ञान उस जीन लेवल पे काम करने लगता है जिसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें भी छेड़छाड़ किया जाने लगा है। डीएनए तो ये मोटा हो गया, उसके अंदर भी जो यूनिट है, ये सब जो यूनिट है, पॉइंट आप कर सकते हैं, ये जीन है, और ये सब कुछ अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन आपको अलग अलग कैरेक्टर दिखाता है, अलग अलग तरह का गुण आप में विकसित करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन जाल के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन, और वो जीन अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन बनाने के बाद उस कैरेक्टर को डीएनए में, इस कंप्लीट को डीएनए, और ये डीएनए फिर आपके क्रोमोसोम में, और वो क्रोमोसोम आपके सेल में, और वो सेल फिर आपके बॉडी में। तो इस तरह की प्रक्रिया होती है। अब यहीं पे हम लोग को देखना है, यही डीएनए खेला करने वाला है। तो ये डीएनए हर एक कोशिका में 2 जगह पे पाया जाता है। अब आप सेल पे चले जाइए, तो ये सेल है, तो इसमें एक न्यूक्लियस हमने बताया था, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। तो 99% जो डीएनए है, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। लगभग 20,000 से 40,000 तक डीएनए पाए जाते हैं इसी में, और जीन्स पाए जाते हैं इसी न्यूक्लियस में। और आप देख सकते हैं कि लगभग माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें तो 37 जीन पाए जाते हैं, 37 जीन पाए जाते हैं। यानी 99% जीन आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में 37 पाया जाता है। याद रखिए, शुरू में चले जाइए पीछे, हम क्या बताए थे कि पिता का न्यूक्लियस आता है, माता का न्यूक्लियस आता है, माता का माइटोकॉन्ड्रिया आता है। पिता के तरफ से सिर्फ न्यूक्लियस आता है सेल का, बाकी सब कुछ पीछे ही छूट जाता है। उसी न्यूक्लियस में है क्रोमैटिन जाल, उसी क्रोमैटिन में है डीएनए, उसी डीएनए में है जीन, जो अनुवांशिक चीज पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर के आ रहा है। अब अगर आपके माता के न्यूक्लियस में स्थित डीएनए में स्थित जीन में कोई बीमारी है जो लाइलाज है, पीढ़ी दर पीढ़ी रतौंधी हो रहा है, मान लीजिए माता को रतौंधी होता था, तो स्वाभाविक है कि वो आप में भी होगा। हीमोफीलिया है, उंगली कट जा रहा है, खून निकल रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है, तो वैसी स्थिति में वो बीमारी अगर माता में है तो आप में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि माता का न्यूक्लियस और माता का माइटोकॉन्ड्रिया आपके साथ आया है, पिता का सिर्फ न्यूक्लियस आया है। अगर पिता में भी कुछ गड़बड़ी है तो हो सकता है वो भी आप में आ जाए, वो भी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं। आज हमारा विज्ञान इतना तरक्की कर गया है कि हम क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस को ही चेंज कर देते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं, आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक विज्ञान। आज जो हम लोग बड़ी छोटी छोटी, जो टमाटर इतना छोटा छोटा खाते थे, आज इतना बड़ा बड़ा खा रहे हैं। जो बैगन इतना छोटा होता था, इतना बड़ा बड़ा, लौकी इतना बड़ा बड़ा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन के वजह से ये हुआ है। तो ये करके हम लोग अपने विज्ञान के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो याद रखना है कि हमारा जो सेल बनता है उसमें ये तीनों चीज मिलता है, एक पिता का, 2 माता का। अब दिक्कत क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डीएनए समझ गए होंगे, जिसमें जीन होता है, जो जीन प्रोटीन बनाता है, और वही प्रोटीन से आपके बॉडी का हर एक कैरेक्टर का निर्माण होता है। जीन के माध्यम से अगर फेर बदल कर दिया जाए, आपको कोई, मान लीजिए कोई विशेष किस्म का कैरेक्टर विकसित करना है या गुण विकसित करना, मान लीजिए आप बीमार हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि पता लगाएंगे कि कौन से जीन के वजह से ऐसा प्रोटीन रिलीज नहीं हो रहा है जो जिससे आप में एंटीबॉडी या रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो रहा है। तो आपको पता चला जीन में ये जीन हमारा खराब है, तो हम क्या करेंगे, इस जीन को निकाल देंगे और किसी स्वस्थ सेल में से अच्छा उसी जीन को ला करके इसमें प्लांट कर देंगे। इसी को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक विज्ञान। जीन लेवल पे जाकर के अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जाता है। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसको उम्मीद करते हैं डीएनए के अंदर जीन की रचना को आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मान लीजिए एक माँ है,
एक फादर है। अब पिता का न्यूक्लियस यहां से आया, माता का न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आया। याद रखना है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए है और उसी डीएनए में जीन है। अब पता चला कि माता का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन है या डीएनए है, उसमें कुछ विशेष प्रकार का बीमारी है। तो स्वाभाविक है कि माता से आप में भी चले आएगा। तो वैसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, तो वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि माता के इस माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल लेंगे। अब पिता वाला यहाँ पे छोड़ दीजिए। हमको पता चल गया कि इससे पहला जो मेरा संतान हुआ था वो उसमें विशेष प्रकार का बीमारी था। तो अब हम क्या करेंगे कि एक और माता को ले लेंगे, एक और फीमेल को ले लेंगे और इसका एक सेल और इसका एक सेल, इन दोनों को में ये कर देंगे, शोधन करेंगे। क्या सुधार करेंगे, तो मान लीजिए इसका एक सेल में ये न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हमको पता चला कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो इसकी पत्नी है, इनके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई बीमारी है। बीमारी कहाँ पे है, जीन लेवल पे, जीन में कोई खराबी है या डीएनए में कोई खराबी है, हमको पता चल गया। याद रखना है कि इसमें मात्र 37 जीन ही होता है। उसी 37 जीन की वजह से हो सकता है आपको कई तरह की बीमारी हो जाए, नर्व्स डिजीज हो जाए, तंत्रिका संबंधी बीमारी हो जाए, पाचन संबंधी बीमारी हो जाए, पेट से संबंधित बीमारी हो जाए, या हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारी हो जाए, या हो सकता है शॉर्ट हाइट हो जाए आपका। ये इस तरह की बीमारी आपके माता के माइटोकॉन्ड्रिया के जीन से हो रहा है। आपकी पहली संतान की ऐसी बीमारी थी। तो अब क्या करेंगे उसको सुधार करने के लिए, तो हमने क्या किया कि हमने ये किया कि माता का जो न्यूक्लियस था वो रहने दिया और एक और औरत का, दूसरी औरत का सेल, एक सेल को लेकर के इसका जो न्यूक्लियस था, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो इसका न्यूक्लियस को हम निकाल दिए, इस एक सेल का न्यूक्लियस को निकाल दिया, हम हटा दिए और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे जाने दिए और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसको निकाल दिए। यानी कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया, माता का माइटोकॉन्ड्रिया का निकाल दिए, जो रोगग्रसित था उसको निकाल दिए और इसका न्यूक्लियस को निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, क्योंकि 99% जीन इसी न्यूक्लियस में होता है, 20 से 40 हजार। तो स्वाभाविक सी बात है कि 99% कैरेक्टर जो माता से हमारा इसी माता से आएगा। मात्र 0.1%, 99.9% इसमें होता है, मात्र 0.1% जो जीन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो 0.1% कैरेक्टर वाला जीन हम इसका लेकर के आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, इस माता का। अब इस माता एक कंप्लीट हमारा सेल तैयार हो गया, इसमें 2 न्यूक्लियस हो गया और एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब इस फादर का स्पर्म से जो हमको न्यूक्लियस आएगा उसको भी यहां पे कर देंगे। अब इसमें क्या हो गया कि एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है। अब उससे जो हमारा बीमारी था, वो बीमारी जो इस माता से आने वाला था वो खत्म हो जाएगा और क्या होगा, एक हेल्दी संतान होगा जिसमें न्यूक्लियस माता और पिता का होगा और माइटोकॉन्ड्रिया इस माता का होगा। तो 99.9% कैरेक्टर इस माता और पिता का होगा, 0.1% कैरेक्टर वो गोद ली हुई या नई माता का होगा। तो इसमें 3 पेरेंट हो गए, एक पेरेंट ए, एक पेरेंट ए, एक पेरेंट ए। अब अगर संतान होगा तो वो हमारा हेल्दी संतान होगा। अब ये बनाने के बाद ये क्या होगा कि ये दोनों एक सेल को मिला करके इसको हम लोग परखनली में पिता के स्पर्म से फ्यूजन कराएंगे। अब फ्यूजन कराने के बाद इसी माँ के गर्भ में इस सेल को डालेंगे, भ्रूण जाइगोट को डालेंगे। इस माँ के गोद में नहीं डालेंगे, गर्भ में नहीं डालेंगे इसी माँ के गर्भ में। सिर्फ सेल बनाएंगे एक परखनली में, ये दोनों को, इन दोनों का सेल को और इनके सेल, तीनों को सेल को मिला करके परखनली में बनाएंगे और उसको फिर इस माँ के गर्भ में डाल देंगे और जो संतान होगा वो हमारा एक हेल्दी संतान होगा। इसी को 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। यानी कि न्यूक्लियस कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया को, बीमार माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल करके हेल्दी महिला के माइटोकॉन्ड्रिया को डाल करके फिर उस माँ के, मूल माँ के गर्भ में डालना और उससे जो संतान पैदा होगा उसी को 3 पेरेंट बेबी कहा जाता है। यानी 3 लोगों का सहयोग से बना एक संतान। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग किसी दिन बात करेंगे
जीन की बारीकियों को देखेंगे, डीएनए क्या होता है उसको देखेंगे, ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। और इससे फायदा ये होता है कि आपको कई तरह के जो जेनेटिक बीमारी होता है उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपको कोई किसी तरह का कोई फिर इनहेरेंट जो बीमारी होता है, आनुवांशिक बीमारी, वो नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।